हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के द्वारा जुलाई 2022 में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो इनमें पहली है पीटी उषा, दूसरे हैं इलैयाराजा, तीसरे हैं वीरेंद्र हेगड़े और चौथे हो जाएंगे वी विजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इन 4 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 80 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य, राज्यसभा से 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वो 12 सदस्य किसी कला, साहित्य या विज्ञान वर्ग से हो सकते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। और 2 सदस्य जो है लोकसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा से मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और वो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से, जिनमें से जो है 4 सदस्य ये हैं पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एथलीट जो है पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा और परोपकारी और सामाजिक कर्ता श्री वीरेंद्र हेगड़े और फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक श्री वी विजेंद्र प्रसाद गारू को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये कौन किस किस क्षेत्र से संबंधित है इसके बारे में भी जो है इसमें बताया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, पीटी उषा एथलीट है, संगीतकार इलैयाराजा संगीतकार है, परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री वीरेंद्र हेगड़े, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं वी विजेंद्र प्रसाद गारू, ठीक है। तो आपको इनको भी याद रखना है। और साथ ही इसमें कहा गया है कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 सालों के लिए, यानी कि 28 जुलाई 2028 तक ये कार्यकाल इनका चलेगा। वर्तमान में जो मनोनीत सदस्य हैं वो इनकी संख्या टोटल 9 है। इनके मतलब इन 4 को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल संख्या 9 है। वैसे 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, और 2 जो है लोकसभा से और 12 राज्यसभा से, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कौन कौन हैं। एक तो रंजन गोगोई है, वीरेंद्र हेगड़े, महेश जेठमलानी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, वी विजेंद्र प्रसाद, राम सकल, इलैयाराजा, राकेश सिन्हा और पीटी उषा। ये टोटल 9 सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन है कि देश की किसी भी राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, तो ये हैं राहुल नार्वेकर। ये हैं राहुल नार्वेकर और यही जो है राज्य विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। महज इन्होंने 45 साल की उम्र में जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है ग्रहण किया है। राहुल नार्वेकर जो है भाजपा से विधायक हैं और ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कौन सी विधानसभा के? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो एकनाथ शिंदे बने हैं। ये हैं एकनाथ शिंदे और यही अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने जो है इनको अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, यानी कि मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करते हैं। तो जो एकनाथ शिंदे हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य महाराष्ट्र के ही राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने किया है। और बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं, महाराष्ट्र के ही उप मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। याद रखना, एकनाथ जो शिंदे है शिवसेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत में आयोजित होने वाली G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनको G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे और शेरपा एक
इस तरीका का आयोजन को लेकर के देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेश जो एजेंसी हैं उनके बीच सामंजस्य बनाने का कार्य करता है। यानी कि शेरपा जो होता है वो क्या कार्य करता है, तो देश के भीतर जितनी भी एजेंसियां होती है, विदेशी एजेंसियां हो या देश की एजेंसियां हो, उनके बीच सामंजस्य बनाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह जो है परमेश्वर अय्यर ने जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में जगह ग्रहण की है। तो वर्तमान में पूछे तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर करना है। नीति आयोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ तो आपको पता ही है परमेश्वर अय्यर हैं, अध्यक्ष सबको पता है प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष भी अभी नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। और बात करते हैं कि अभी जो 2022 में G20 सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो उदयपुर के सिटी पैलेस में जो है राजस्थान में, उदयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित किया जाएगा। और अगर G20 2023 की बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर में इसका जो है आयोजन है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं मनोज कुमार। ये हैं मनोज कुमार और यही खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बात करें खादी और ग्रामोद्योग आयोग की, तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है विनीत सरन को। यह है विनीत सरन और इन्हीं को जो है BCCI के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं BCCI की। BCCI की फुल फॉर्म हो जाएगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली हैं और एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल की बात करें तो विनीत सरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है इंदरमीत गिल को। यह है इंदरमीत गिल और इन्हीं को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए गए हैं, तो 5 स्थल नामित किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि जो स्थल हैं वो नामित किए हैं, जिनमें से तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं। तीनों के नाम आपको याद रखना है। पहला जो है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा जो है पल्लीकरनई हो जाएगा मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो कि तमिलनाडु में है, और पिच्चवरम मैग्रोव जो है जो कि तमिलनाडु में है। इन तीनों को जो आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, नामित किया गया है, जो कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि स्थल और मिजोरम में 1 है पाला आर्द्रभूमि, और मध्य प्रदेश से 1 आर्द्रभूमि स्थल है साक्ष्य सागर। इन 5 के 5 नाम जो है आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड ही है ये टॉपिक है, तो उसमें से जो है आपको वो ना पूछ करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में जो टोटल रामसर साइट है उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो वर्तमान में टोटल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। तो ये 54 की 54 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं, तो राजस्थान में 2 रामसर साइट है। पहला सांबर झील हो जाएगा, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल हो जाएगा। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पहला राजस्थान का पहला रामसर साइट है
और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को की गई थी, यानी कि इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसे रामसर साइट के रूप में 1 अक्टूबर 1981 को नामित किया गया था। अब बात करते हैं कि 2022 में जो है भारत के 2 और रामसर साइट जो है घोषित किए गए थे, उनके नाम भी आपको याद रखना है। खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और दूसरा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब रामसर साइटों की बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। पृथ्वी पर ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन इम्पोर्टेंट स्थलों को ही रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, और उन्हें ही जो है रामसर साइट कहा जाता है। जो आपका दलदली एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी विविधता जैव विविधता पाई जाती है, उन्हें ही रामसर साइट कहते हैं। और राजस्थान में 2 है, सांबर झील हो जाएगी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। वर्तमान में रामसर साइटों की बात करें भारत में तो 54 है। ठीक है, और 5 राष्ट्रीय जो रामसर साइट है वो अभी घोषित किए गए थे, और 2022 में जो है 7 रामसर साइट घोषित हो चुके हैं अब तक। सातों के सातों नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर के एक संधि हुई थी, जिसे रामसर संधि कहते हैं। और रामसर संधि का उद्देश्य है कि आर्द्रभूमि को संरक्षण करने के लिए ये संधि की गई थी, और ये संधि सन 1975 में लागू हुई थी। और इस संधि के तहत जितने भी आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षण दिया जाता है रामसर साइट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ रखी है? अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि भारत इंटरनेशनल बुलियन का शुभारंभ किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है संजय अग्रवाल को। यह है संजय अग्रवाल, और इन्हीं को एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समिति गठित की गई है, और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो संजय अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2022 को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। ठीक है, और जगदीप धनखड़ का संबंध जो है राजस्थान से है, और राजस्थान में भी चिड़ावा झुंझुनू से है इनका संबंध। और ये भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इससे पूर्व वे। ठीक है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और उनकी जो पार्टी है वो एनडीए है, और संविधान के अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो है डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 63 में, और 63 से लेकर के 70 में जो है हम उपराष्ट्रपति के बारे में ही डिस्कस करते हैं संविधान में। विपक्ष में बात करें तो उपराष्ट्रपति के विपक्ष में कौन थे, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। ये पूछा जाएगा आपसे कि जो जगदीप धनखड़ हैं उनके विपक्ष में कौन से नेता थे, तो उनके विपक्ष में राजस्थान के ही पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा हो जाएंगी, जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने थे। मार्गरेट अल्वा याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है
रामगुंडम तेलंगाना में स्टार्ट की गई है। और रामगुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ ही भारत के दक्षिण क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन है वो 217 मेगावाट हो गया है। और ये जो है एनटीपीसी के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये जो तैरती हुई सौर परियोजना है वो एनटीपीसी इसमें काम कर रही है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जुलाई 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है जो कि स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। आपको इसमें जो है फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है ये चीज़ याद रखनी है और राजस्थान की रैंकिंग इसमें याद रखनी है। तो पहले स्थान पर ओडिशा हो जाएगा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर राजस्थान की रैंकिंग की बात करें तो राजस्थान की रैंकिंग 18 नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है तो गुजरात और कर्नाटक हो जाएगा। जो है इसमें 2 श्रेणियां बांटी गई है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। ठीक है। प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है प्रदर्शन के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में वे राज्य आ जाएंगे जो कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। श्रेणी बी में वे राज्य आ जाएंगे जो 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है। तो जो राजस्थान है, बात करें राजस्थान की, राजस्थान श्रेणी ए में आएगा। ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक की बात करें तो श्रेणी ए में गुजरात और कर्नाटक रहा और श्रेणी बी में मेघालय रहा। शीर्ष प्रदर्शक की बात करें तो केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना हो जाएगा और श्रेणी बी में जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। लीडर्स की बात करें तो श्रेणी ए में असम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। और श्रेणी बी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। बात करें आकांक्षी लीडर की तो आकांक्षी लीडर में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान का आपको याद रखना है कि राजस्थान आकांक्षी लीडर में श्रेणी ए में रहा। ठीक है। और इसी श्रेणी में आकांक्षी लीडर में चंडीगढ़, दादर नागर हवेली हो जाएगा। श्रेणी बी में दमन दीव हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी और त्रिपुरा हो जाएगा। और उभरती स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में जो है आंध्र प्रदेश और बिहार आ जाएगा। और श्रेणी बी में लद्दाख और मिजोरम हो जाएगा। राजस्थान की रैंकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान आकांक्षी लीडर में श्रेणी ए के तहत राज्य शामिल रहा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।